हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग परमार सर के PYQ सीरीज़ का पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 1 से रिवीजन शुरू करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ होने वाला है ये जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी रिवीजन करेंगे, जो कि 2025 में होने वाले सभी SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए हुए हम अपने इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो आज है हमारा फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली मांग जो है वो M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। कब? तो 1934 में की गई थी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे संविधान सभा किस मिशन के तहत बनाई गई थी? तो संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य जो है वो कौन कौन है? तो इसमें है स्टैफर्ड क्रिप्स है, A.V. अलेक्जेंडर है और पैट्रिक लॉरेंस है। ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं। आगे हम लोग देखेंगे, संविधान सभा में जो है वो कुल कितनी सीटें हैं? तो संविधान सभा में जो है कुल सीटों की संख्या 389 है। आगे है ब्रिटिश भारत को संविधान सभा में कितनी सीटें दी गई है? तो ब्रिटिश भारत को जो है संविधान सभा में 296 सीटें प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रियासतों को संविधान सभा में कितनी सीटें दी गई है, यानी कि देशी रियासतों को संविधान सभा में कितनी सीटें दी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। देशी रियासतों को जो है संविधान सभा में 93 सीटें प्रदान की गई है। आगे हम लोग देखेंगे, ब्रिटिश भारत की 296 सीटें संविधान सभा में कैसे भरी गई हैं? तो ये जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड के द्वारा जो है भरी गई है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है ब्रिटिश भारत की 296 सीटें संविधान सभा में भरी गई है। आगे का हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर प्रांतों को कितनी सीटें दी गई है? तो गवर्नर प्रांत को दी गई है 292 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत में मुख्य आयुक्त प्रांतों को कितनी सीटें दी गई है? तो मुख्य आयुक्त प्रांतों को सीटें दी गई है 4। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? तो संविधान सभा के चुनाव में जो है कांग्रेस के द्वारा 208 सीटें जीती गई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती है? तो मुस्लिम लीग ने जो है वो 73 सीटें जीती है। आगे हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे हम लोग देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी इसमें जो है कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक में जो है 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, आगे दिसंबर 1947 तक जो है वो संविधान सभा में कितनी सीटें बची थी? तो दिसंबर 1947 में जो है वो संविधान सभा में 299 सीटें बची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का मुख्य मसौदा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो भारतीय संविधान का मुख्य मसौदा जो है वो तैयार करने वाले व्यक्ति थे S.N. मुखर्जी। आगे हम लोग देखेंगे, संविधान सभा में आदेश समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा में आदेश समिति का अध्यक्ष थे K.M. मुंशी। K.M. मुंशी जो है संविधान सभा में आदेश समिति के अध्यक्ष थे। आगे हमारा क्वेश्चन होगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे S.N. मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो संविधान निर्माण की जिम्मेदारी जो थी वो थी राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद के पास जो है संविधान निर्माण की जिम्मेदारी थी। आगे हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, संविधान सभा में कानून निर्माण की जिम्मेदारी जो है वो किसकी थी? तो कानून निर्माण की जिम्मेदारी जो थी वो थी जी.वी. मावलंकर के पास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। ये जो है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान, भारतीय संविधान की अंग्रेजी सुलेख किसने लिखी थी? तो भारतीय संविधान की अंग्रेजी सुलेख जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की हिंदी सुलेख जो है किसने लिखी थी? तो भारतीय संविधान की हिंदी सुलेख लिखी गई थी वसंत कृष्ण वायदा के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किसने सजाया था? तो भारतीय संविधान को सजाया था नंदलाल बोस ने। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जनक यानी कि फादर किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो है वो बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के 3 मुख्य अंग है जिसमें है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका है और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका है। सेकेंड है अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रादर दैन पावर इज फॉलोवर्ड, यानी कि शक्ति के स्थान पर कार्यों का विभाजन किया गया है। आगे है थर्ड पॉइंट है ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। तो इसमें जो है 1 और 2 पॉइंट इसमें सही दिया गया है और थर्ड इसमें जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरकार के अंगों का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो इसमें दिया गया है लेजिस्लेटर यानी कि विधायिका होती है जो कि लॉ मेकिंग बॉडी होती है यानी कि कानून का निर्माण करती है। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? तो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है यानी कि कानून को लागू करती है। और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका क्या करती है? तो लॉ रिव्यूइंग बॉडी यानी कि कानून समीक्षा निकाय होती है। और ये जो है सही वर्गीकरण दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का गणितीय पूर्वानुमानात्मक सूर्य केंद्रित मॉडल विकसित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में जो है ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र जो है वो कितनी है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो है ब्रह्मांड की उम्र जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने प्रस्तावित किया था? तो स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो फ्रेड होयल, हरमन बॉन्डी और थॉमस गुल्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेबुलर लैप्लास सिद्धांत क्या कहता है? तो नेबुलर लैप्लास सिद्धांत कहता है द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रोस्टिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, यानी कि सौरमंडल धूल और गैस के एक जलते हुए बादल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे 1755 ईस्वी में सबसे पहले नेबुलर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इमैनुअल कांत के द्वारा जो है 1755 ईस्वी में सबसे पहले नेबुलर परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे किस वर्ष में पियरे साइमन लैप्लास ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था? तो 1796 ईस्वी में जो है पियरे साइमन लैप्लास ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित यानी कि मॉडिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में ग्रहीय सिद्धांत यानी कि प्लानिटरी थ्योरी किसने प्रस्तावित किया था? तो थॉमस चैम्बरलिन एंड फॉरेस्ट रे मोल्टन के द्वारा जो है 1905 में ग्रहीय सिद्धांत यानी कि प्लानिटरी थ्योरी को प्रस्तावित किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 1905 में ग्रहीय सिद्धांत यानी कि प्लानिटरी थ्योरी किस ऐतिहासिक घटना के समय प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल पार्टीशन यानी कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में ग्रहीय सिद्धांत यानी कि प्लानिटरी थ्योरी जो है वो प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे तेज परिक्रमा करता है? तो मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल में सबसे तेज परिक्रमा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है स्पेस में बुध ग्रह की गति कितनी है? तो बुध ग्रह की गति कितनी है? तो इसमें है 29 माइल यानी कि 47 किलोमीटर पर सेकेंड बुध यानी कि मर्क्यूरी की गति है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की परिक्रमा का समय सबसे लंबा है? तो नेपच्यून का जो परिक्रमा का समय है वो सबसे लंबा है और ये कितना है? तो 765 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह की परिक्रमा का समय जो है सबसे छोटा है? तो वीनस का जो है परिक्रमा का समय सबसे छोटा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सौरमंडल का तेज घूर्णन किस ग्रह का है? तो सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन जो है वो है
तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का जो घूर्णन है वो सौरमंडल में सबसे तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौरमंडल में सबसे धीमा घूर्णन यानी कि रोटेशन किस ग्रह का है? तो सबसे धीमा रोटेशन है सौरमंडल में वीनस यानी कि शुक्र का। नेक्स्ट है आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे महावृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कहा जाता है? तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को जो है महावृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रध्यान मध्याह्न यानी कि प्राइम मेरिडियन किसे दर्शाता है? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है प्रध्यान मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में भी जाना जाता है? तो इंटरनेशनल डेडलाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड पर देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड के बीच की अधिकतम दूरी होती है? तो एट द इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या दर्शाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दर्शाती है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो तिथि में क्या बदलाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द डेट मूव्स 1 डे बैक यानी कि तिथि जो है एक दिन पीछे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो तिथि में क्या बदलाव आता है? तो द डेट जो है वो मूव्स 1 डे अहेड यानी कि एक दिन आगे चला जाता है तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है सूर्य की सीधी किरणें किन दो अक्षांशों के बीच में पड़ती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें वर्ष भर पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टॉरिड जोन यानी कि उष्ण क्षेत्र कहा जाता है जिस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें वर्ष भर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भाग में नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तुएं दिखाई दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में जो है वो नवपाषाण और महापाषाण चरणों के बीच ओवरलैप में सबसे पहले लोहे की वस्तु दिखाई दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों यानी कि पत्थर युग, कांस्य युग और लौह युग में किसने वर्गीकृत किया था? तो सीजे थॉमसन के द्वारा जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 युगों यानी कि पत्थर युग, कांस्य युग और लौह युग में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कांस्य युग से कौन सी सभ्यता जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महापाषाण संस्कृति का समयकाल जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 BCE यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व जो है महापाषाण संस्कृति का समयकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लार्ज स्टोन ब्यूरियल स्ट्रक्चर यानी कि बड़े पत्थर के दफन स्थल होते हैं लार्ज स्टोन ब्यूरियल स्ट्रक्चर का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज टुक प्लेस ड्यू टू साइजेबल सरप्लस यानी कि बड़े शहरों की स्थापना बड़े अधिशेष के कारण हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह युग से कौन सा मिट्टी के बर्तन का प्रकार जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटेड ग्रेवेयर और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये दोनों बर्तन के प्रकार जो है वो लौह युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत के आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सिकंदर लोदी का एक स्थापत्य योगदान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डबल डोम आर्किटेक्चर, यानी कि डबल डोम वास्तुकला की स्थापना जो है सिकंदर लोदी की एक स्थापत्य योगदान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुलरुखी कविता का क्या महत्व है? तो गुलरुखी कविता जो है इट वाज अ प्रिजन पोएम रिटन बाय सिकंदर लोदी हिमसेल्फ। तो गुलरुखी जो है यह एक प्रिजन पोएम है जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत वंशों में से सबसे पहले किसका शासन था? तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का शासन जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले था, जिसका कार्यकाल कितना था? तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश का शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत वंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया था तुगलक वंश, और उसके बाद आया था सैयद वंश, और देन आया था लोदी वंश। यानी कि इसमें जो है सबसे पहले हो जाएगा 4, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में 40 खान यानी कि तुर्कान सिहरगानी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्की स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश के तुर्की गुलाम थे जो कि हु हेल्ड सिग्निफिकेंट पावर आफ्टर रजिया सुल्तान डेथ, जिन्होंने जो है रजिया सुल्तान की देहांत के बाद अपनी महत्वपूर्ण शक्ति दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गुलाम वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और कब की गई थी? तो 1206 में जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हुई थी? तो पोलो यानी कि चौगान, वाइल प्लेइंग चौगान यानी कि पोलो खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक जो है ये कौन था? तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली शुरू करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान जो है तबकात ए नासरी किस इतिहासकार ने लिखा था? तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा जो है तबकात ए नासरी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज ए सिराज के अनुसार इल्तुतमिश के पुत्र से अधिक सक्षम शासिका कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है मिनहाज ए सिराज के अनुसार इल्तुतमिश के पुत्र से अधिक सक्षम शासिका थी, और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1236 से लेके 1240 तक इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने 40 गान को समाप्त किया था? तो बलबन के द्वारा जो है 40 गान को समाप्त किया गया था, और बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1266 से 1287 तक जो है बलबन का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बलबन ने राजशाही को मजबूत करने के लिए कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो बलबन ने शुरू की थी सिजदा और पैबोस, यानी कि सिजदा का अर्थ होता है प्रोस्ट्रेशन यानी कि सर झुकाना, एंड पैबोस का अर्थ होता है फुट किसिंग यानी कि पैरों को चूमना। ये जो प्रथा है वो बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा अभिन्न झिल्ली प्रोटीन है जो कोशिकीय झिल्लियों में पानी के प्रसार को सुगम बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वापोरेंस, यानी कि जल नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध भेदनशील झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का अर्थ होता है परासरण, यानी कि परासरण में जो है जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध भेदनशील झिल्ली के माध्यम से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी कोशिका को उच्च परासरी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? तो सेल जो है श्रिंक हो जाती है ड्यू टू वाटर लॉस के कारण, यानी कि पानी की कमी के कारण जो है कोशिका श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के विलयन में पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोलिसिस होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक में जो है विलयन में पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान द्रव्यमान यानी कि आइसोटोनिक विलयन में कोशिका का क्या होता है? तो द सेल मेंटेन्स इट्स शेप एंड साइज, यानी कि कोशिका जो है अपने शेप एंड साइज को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हाइपरटोनिक विलयन में एक पशु कोशिका का क्या होता है? तो इसमें जो है इट्स स्वेल्स एंड मे बर्ड्स, यानी कि कोशिका जो है वो फूल जाती है और फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र
पदार्थ की 3 अवस्थाओं की अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाता है। तो इसमें कोई फिगर नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट आयोनाइज एंड ग्लोज, यानी कि यह आयनीकृत होता है और चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1924 में बोसोन कणों की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो 1924 में जो है बोसोन कणों की अवधारणा सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस कण किस तापमान पर एक साथ आकर बोसोन बनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है गैस कण एक साथ आकर बोसोन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने किस वर्ष रुबिडियम गैस परमाणुओं से बोसोन बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में जो है एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने रुबिडियम गैस परमाणुओं से बोसोन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुल्फगैंग केट्रेले ने किस वर्ष सोडियम परमाणुओं से बोसोन बनाए थे? तो 1999 ईस्वी में जो है वुल्फगैंग केट्रेले ने सोडियम परमाणुओं से बोसोन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2001 में बोसोन पर अपने कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक कार्नेल, कार्ल वीमन एंड वुल्फगैंग केट्रेले ने जो है 2001 में बोसोन पर अपने कार्य के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र यानी कि टेरिटरी सेक्टर के घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। ये जो है टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, कौन सा आर्थिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल जो है ये है मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, और एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए डेटा के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी योगदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14.39% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लू कॉलर नौकरी का उदाहरण है? तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये ब्लू कॉलर नौकरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, संचार किस क्षेत्र में आता है? तो संचार जो है वो टेरिटरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो संबंधित है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच अ कंज्यूमर्स एंड फर्म से रिलेटेड है, यानी कि व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयां जैसे उपभोक्ता और फर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा मांग और आपूर्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मांग और आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो जॉन मेनार्ड नीस के द्वारा जो है समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है जॉन मेनर्ड नीस के द्वारा लिखी गई है पुस्तक कौन सी? तो ये पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किसका शाब्दिक अनुमोदन बिलराम भरतम और हस्तक्षलन दीपिका से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली का जो है ये शाब्दिक अनुमोदन जो है बिलाराम भरतम और हस्तक्षलन दीपिका से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने व्यवहार माला लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मजमंगलम नारायण नमूत्री के द्वारा जो है व्यवहार माला लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य रूप मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो है वो 8 क्लासिकल डांस को मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य रूपों को कौन सा मंत्रालय मान्यता देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जो है 9 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट वर्ष 2000 में किस शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया को जो है 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य के रूप के जनक जो है कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शंकर देव। गुरु शंकर देव को जो है शास्त्रीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है कथकली। कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा कहाँ का है? तो ओडिशा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य रूप जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जो है मणिपुर से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप ओडिशा से उत्पन्न हुआ है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है वो ओडिशा से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथकली कहाँ से है? तो कथकली जो है वो केरल से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य रूप जो है किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्यों में हस्तचलन दीपिका की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड जेस्चर, यानी कि मुद्रा जो है वो शास्त्रीय नृत्यों में हस्तचलन दीपिका की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस नहीं है, ये जो है कर्नाटक का फोक डांस है। कर्नाटक का फोक डांस है ये। और सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया असम का है। कथकली जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है। और ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिसी जो है असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली में कुल कितने वेशम होते यानी कि चरित्र रूप होते हैं? तो कथकली में जो है कुल 5 वेशम यानी कि चरित्र रूप होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो कथकली का जो 5 वेशम है वो उसमें है पाचा है, काठी है, थाडी है, मिनुक है और काड़ी। ये जो 5 है वेशम ये कथकली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथकली वेशम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी। मोहिनी जो है वो कथकली वेशम नहीं है। और बाकी पाचा है, काठी है और मिनुक्की जो है वो कथकली का वेशम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली का कौन सा वेशम सज्जन और महान चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाचा। पाचा जो है वो सज्जन और महान चरित्रों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य यानी कि फोक डांस और उसका संबंधित राज्य गलत तरीके से जुड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका केरल। पाइका केरल का जो है फोक डांस नहीं है, ये जो है ओडिशा का फोक डांस है। और डांगड़ी गाजा जो है महाराष्ट्र का फोक डांस है। डांडिया रास कहाँ का है? तो गुजरात का है। डोलू कुनीथा जो है कहाँ का है? तो कर्नाटका का है डोलू कुनीथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है पाइका जो है लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका जो है वो ओडिशा से संबंधित है, यानी कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से संबंधित है पाइका फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका का लोक नृत्य है डोलू कुनीथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनगढ़ी गाजा लोक नृत्य जो है किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो धनगढ़ी गाजा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में मछुआरों के समुदाय के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोपदोप। पोपदोप जो है वो महाराष्ट्र में मछुआरों के समुदाय के द्वारा लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य नाटकीय शैली में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमाशा। तमाशा जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र का नाटकीय शैली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमाशा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावनी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य ऊर्जावान और तालबद्ध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लावनी। लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और यह जो है ऊर्जावान और तालबद्ध प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा
गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांडिया रास। और डोलू कुनीथा कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। और बिहू कहाँ का है, तो असम का है। और घूमर कहाँ का है, तो घूमर जो है वो राजस्थान का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा एक लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो गरबा जो है वो गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा लोक नृत्य दुर्गा माता और महिषासुर के बीच की लड़ाई को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा जो है वो गुजरात का फोक डांस है जो कि गुजरात दुर्गा माता और महिषासुर के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य लकड़ी की झाड़ियों के साथ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डांडिया रास। डांडिया रास जो है वो लकड़ी की झाड़ियों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य नहीं है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य क्या नहीं है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य जो है वो गरबा नहीं है। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। और बाकी यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। वीर गेज जो है वो कर्नाटक का है। और कामसले जो है ये तीनों जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। और गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एक डोलू कुनीथा जो है एक लोक नृत्य है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो डोलू कुनीथा जो है वो कर्नाटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है भूत आराधना यानी कि आत्मा की पूजा के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागमंडली। नागमंडली जो लोक नृत्य है वो भूत आराधना यानी कि आत्मा की पूजा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडम मेफी त्यौहार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में जो है मेडम मेफी फेस्टिवल मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असम का त्यौहार नहीं है, तो असम का त्यौहार जो है वो हॉर्नबिल नहीं है। हॉर्नबिल कहाँ का है, तो हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का त्यौहार है। और बाकी बिहू, देहिंग पटकाई और रोंगका जो है वो असम का मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में कर्बी जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो कर्बी जनजाति के द्वारा जो है वो रोंगका त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का कौन सा त्यौहार जो है कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है, तो अम्बुबाची त्यौहार जो है वो असम के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आओ नागा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोआत्सु। मोआत्सु जो है आओ नागा जनजाति का पारंपरिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बैडमिंटन में एक गेम जीतने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अंक की आवश्यकता होती है बैडमिंटन में एक गेम को जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन मैच में कुल कितने खेल होते हैं, तो कुल 3 गेम होते हैं जो कि कितने पॉइंट के होते हैं, तो 21 पॉइंट के होते हैं। नेक्स्ट बैडमिंटन खेल में जो है नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 5 फीट होती है बैडमिंटन खेल में नेट की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो पूना जो है वो बैडमिंटन का दूसरा नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविस कप। डेविस कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है ना कि बैडमिंटन से। और बाकी थॉमस कप, उबेर कप और महाराजा रणजीत सिंह कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या दर्शाता है, तो पीला कार्ड जो है वो वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट यानी कि दुराचार के लिए, चेतावनी के लिए बैडमिंटन में पीला कार्ड दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो कामयानी पुस्तक को जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कामयानी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। आगे है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदान। गोदान जो है वो पुस्तक जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। और बाकी स्कंदगुप्त, कनकाल और लाहर जो है वो बुक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ध्रुव स्वामिनी लिखी है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 125 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना को जो है 125 दिनों के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत जो है वो कब की गई थी, तो
2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत कितने राज्यों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है 6 राज्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में जो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया था। आगे है हम लोग का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस कवरेज फॉर फार्मर्स क्रॉप, यानी कि किसानों की फसलों के लिए बीमा कवरेज सुनिश्चित कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट 2024 में कौन सी योजना मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी शुरुआत जो है 2024 में की गई थी और किस लिए की गई थी? तो मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोगों ने परमार सर के PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है और कल हम लोग देखेंगे परमार सर के PYQ सीरीज़ पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को, जो कि आपके SSC 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।